हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं दोस्तों? तैयारी चल रहा होगा। देखो दोस्तों, आज मैं एएलपी का पीवाई क्वेश्चन कुछ लाया हूं दोस्तों, जो मैंने कुछ विगत दिनों में जो मैंने पढ़ा दिया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, ये एएलपी 2000 अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ दोस्तों अपन दिमाग भी लड़ाना है कि ये हिसाब को और मैं कैसे हल कर सकता हूं, ताकि एग्जाम में दोस्तों यह इधर बनाना एग्जाम में टाइमर के अंदर में चलते रहना, उसका दिमाग कुछ और होता है। ठीक है, चलते हैं। जैसे जैसे बोलेगा भाग भाग हाँ, भाग के एक प्रश्न में भाग के भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 25 है तो भाज क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करिए। बीच वाला के भाज कहता है, इधर बोलता है भागफल, इधर बोलता है भाजक। ठीक है, इतना तो सभी बच्चों जानता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब डाटा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम बोलेंगे। शेषफल 25 है तो शेषफल 25 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 25 गुना है, यानी ये बोल रहा है दोस्तों भाजक है, कॉमा यहाँ देना पड़ेगा। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 25 गुना, शेषफल का 25 गुना, यानी यहाँ हो गया शेषफल का 25 गुना, ये हो गया शेषफल का 6 गुना बोल रहा है। देखो शेषफल 25 है तो भाजक बोल रहा है शेषफल का 6 गुना, तो 6 गुना कर दिए। अब फिर ओकर बाद बोल रहा है भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना कौन है? भागफल का 10 गुना ये है, तो 10 से इसको अगर भागा दीजिएगा दोस्तों तो 25 छक्का 150, यहाँ 15 लिखना पड़ेगा। बोलो कैसे? अब अपन क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ 150 हो गया। कैसे? ध्यान दीजिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। अब देखो यहाँ 150 हुआ तो यहाँ 15 लिखाएगा, तो यहाँ 10 भागा देंगे तब ना, तो 15 दहू 150 आया। 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ? सब करा भाजक भागफल का 10 गुना है तो 15 दहू 150 हुआ। फिर बोल रहा है शेषफल का 6 गुना, तो 6 गुना कर दिए। तो भाज बराबर सूत्र क्या होता है? तो भाज बराबर सूत्र होता है 150 गुने 15 प्लस 25। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ इसको गुना मत करो, ऐसा स्थिति में रहे तो गुना मत करो, तो फिर क्या करो, एक बार ऑप्शन मार लिया करो, ऐसे मिला लिया करो इसको। जैसे ये प्लस है ना, तो 150 गुने 15 प्लस 25 हुआ, तो मेरे को जाहिर सी बात है कि 25 कॉमन निकल जाएगा। 25 कॉमन निकल जाएगा, तो 25 कॉमन निकले के मतलब 25 कॉमन निकले के मतलब कैसे? देखो 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था, 150 हुआ ना, तो 25 कॉमन निकल जाएगा। तो 25 कॉमन निकले का अर्थ हो गया दोस्तों, जो वह संख्या होगा जो 25 के कटना चाहिए। तो 25 से काटने का नियम दोस्तों ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है, लास्ट 2 डिजिट काटना चाहिए। 5 से वही संख्या काटता है जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, और 25 से वही संख्या काटता है जो लास्ट 2 डिजिट 25 से काटना चाहिए। तो ये के बाद ये होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ये सब तरीका है। अगर मान लिया जाए उतना दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं तो फिर गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो 15 15 हो जाएगा 225, और 225 225 और फिर 0 हो जाएगा, फिर उसमें जोड़िएगा तो 275 आ जाएगा। सही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दो त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, जहां ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि ए एल और पी एम संबंधित त्रिभुज की ऊंचाई है तो ए एल और पी एम कितना होगा? दोस्तों
एक आता है समरूप त्रिभुज, एक आता है सर्वाक्षम त्रिभुज। सर्वाक्षम तक आज तक रिकॉर्ड है कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन समरूप त्रिभुज पर क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी रूप एक जैसा हो। सम के मतलब होता है बराबर, रूप के मतलब होता है आकार, यानी बराबर आकार को, एक जैसा आकार को अपन उसको समरूप कहते हैं दोस्तों। तो यानी रूप में खाली रूप बराबर रहता है, आकृति बराबर रहता है, लेकिन माप बराबर नहीं रहता है। माप बराबर और सर्वाक्षम के अर्थ होता है दोस्तों सर्व और गम, मतलब सर मतलब सभी तरह से माप बराबर होना चाहिए और साथ साथ आकृति भी एक जैसा होना चाहिए। सर्वाक्षम के मेन परिभाषा होता है कि एक चित्र को दूसरे चित्र पर रखने से अगर वह पूरे पूरे ढक जाए तो उसे अपन सर्वाक्षम कहते हैं। असमरूप में एक जैसा आकृति होता है लेकिन माप बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को अपन समरूप बोलेंगे, सर्वाक्षम नहीं बोलेंगे। भले दोनों का आकार एक जैसा है, वृत्ताकार वो भी है तो वृत्ताकार ये भी है, इसको अपन समरूप बोलेंगे। लेकिन सर्वाक्षम में क्या होता है कि एक चित्र को दूसरे चित्र पर अध्यारोपित करने से, रखने से अगर पूरा पूरे बराबर ढक जाए तो उसको अपन सर्वाक्षम कहते हैं। 3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज और 6 से 5 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज दोनों को समरूप बोलेंगे, मतलब एक जैसा आकार है, माप बराबर नहीं लेकिन एक जैसा आकार है, उसी को अपन समरूप बोलते हैं। सर्वाक्षम में एक दूसरे के अध्यारोपित करने पर बराबर ढक जाना चाहिए। तो समरूप त्रिभुज का नियम है दोस्तों, समरूप त्रिभुज का नियम यह बताता है कि समरूप त्रिभुज की भुजा होता है जो समानुपात होता है, ऊंचाई भी समानुपात होता है, माध्यिका भी समानुपात होता है। समानुपात के मतलब हो गया दोस्तों इसमें 2 त्रिभुज रहता है, जिस रेशियो से पहला भुजा होता है वैसा ही दूसरा का भुजा वैसा ही होता है। जैसे आप समझे होंगे नहीं, जैसे मैं बताता हूँ क्या बताता है। जैसे एक मैंने चित्र पाता हूँ दिया हुआ है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपन लिखेंगे ए बी सी पी क्यू आर। हाँ, लेकिन इसका भी लिखने का तरीका है दोस्तों। ए पहले था तो ए पहले लिखे, ए बी सी पी क्यू आर, ए ऊपर था तो पी भी ऊपर लिखे, बी इस साइड था तो क्यू भी, चूंकि लगातार चल रहा है ना, ए बी सी एकदम दोनों सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है ए से एल और पी से एम, यानी ए बी हो गया 12 सेंटीमीटर का, इधर वाला भुजा हो गया पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। 2 नियम इसका कहता है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपात होता है। ये मैंने नियम लिख देता हूँ, संगत भुजा मैं नियम में लिख देता हूँ। देखो भुजा खाली समानुपात नहीं होता, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत ऊंचाई तथा संगत माध्यिकाएं समानुपात होती है, समानुपात होती है। भुजा के भी समानुपात होती है, ऊंचाई के भी समानुपात होती है और संगत माध्यिकाओं की भी समानुपात होती है। ये तीनों की तीनों तक क्वेश्चन मेरा बोल रहा है खाली भुजा के समानुपात, संगत भुजा के समानुपात का मतलब हो गया दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ए एल और पी एम की ऊंचाई ज्ञात करें तो पी, इसका अर्थ हो गया दोस्तों, देखो जैसे इसका अर्थ हो गया ए बी और इधर भुजा कितना हो गया पी क्यू,
इसका हो गया, फिर संगत भुजा हो गया कितना, AC, AC तो उधर हो गया PR। अगर इधर हो गया BC तो इधर हो गया QR। फिर ऊंचाई ले लो, ऊंचाई ले लो कितना, AL और PM, AL और PM, ठीक है। इसमें से कोई भी एक भुजा दे रखता है तो 1 2 3 4 सब के सब आपस में बराबर रहेगा। जैसे इसमें एक भुजा दिया हुआ है AB अब बटा PQ, तो AB बटा PQ यहाँ आप रखिएगा दोस्तों, AB बटा PQ का मान रखिएगा तब 12, और AB बराबर 12 हो गया और PQ बराबर 4, तो काटिएगा तो 3:1 आ गया। 3:1 आ गया दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि AC बटा PR का रेशियो क्या होगा, तो 3:1 होगा। फिर बोलेगा BC बटा QR का रेशियो क्या होगा, तो 3:1 होगा। अगर पूछता है AL बटा PM का रेशियो क्या होगा, तो सब बराबर बराबर चल रहा है तो उसका भी 3:1 ही होगा। नियम में है इसका। जो भुजा का अनुपात होता है वो वही माध्यिका की भी अनुपात होता है, संगत भुजा समानुपात होता है, और ऊंचाई रहता है तो ऊंचाई का भी समानुपात होता है। तो इसमें ऊंचाई का अनुपात बोल रहा है दोस्तों, तो 3:1 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका नियम ही है। तो नियम आपको याद करना पड़ेगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत ऊंचाई तथा संगत माध्यिका समानुपात होती है। समानुपात मतलब बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक व्यापारी किसी उत्पाद पर 2000 रुपया अंकित करता है और एक ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने नियम बताया था दोस्तों, ये नियम आप गांठ बांध के निकाल लो, ठीक ना। डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा किस पर हल होता है, CP पर, SP पर, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य MP पर। दोस्तों ना इस पर हल होता है ना इस पर हल होता है, हल इस पर होता है। अंक एकदम ये गांठ बांध के याद रखना बहुत जरूरी है। अब मेरे को जैसे जैसे बोल रहा दोस्तों, इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000, तो 2000 का निकालिएगा, डिस्काउंट के मतलब छोड़ देना, तो 80% बटा 100 और हो गया 90% 100। दोस्तों अब इसको हल करने की ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि 9 का मल्टीपल है दोस्तों। 90 में 9 आ रहा था, 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, तो 9 का मतलब कि संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। 6 4 10 1 नहीं होगा, 4 4 8 1 9 हो सकता है, 5 4 9 ये भी नहीं होगा, 4 1 5 7 5 12 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 है। अगर इसको पूरा करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर इसको आप पूरा करना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो खत्म हो गया, तो लास्ट में जो बचेगा जो है कि 1 जीरो सब में था, तो 1 8 दूनी 16 16 नमा 44, ऐसा हूँ भी 44 से सब आ रहा है। तो ऐसे चाहिए वैसे इस तरफ करने का तरीका, इसका खाली मेन याद करके रखिए कि डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा किस पर हल होता है, ना CP पर होता है ना SP पर होता है, हमेशा MP पर। MP होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक दुकानदार ने 6 एक समान मोबाइल फोन 7200 में खरीदा
और उनमें से 2 मोबाइल फ़ोन 72,000 रुपया में बेच दिया, तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, मैंने एक नियम बोला था, क्या बोला था कि अगर वस्तु रहे तो हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य इधर होना चाहिए, तो एक ही वस्तु का क्रय मूल्य इधर ही होना। अब इसमें दिमाग लड़ाइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, नहीं, ये है 6 वस्तु का क्रय मूल्य है और इधर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य था। अपन को एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों, एक वस्तु का अपन इधर सीपी निकालेंगे, एक वस्तु का सीपी, तो इधर भी होना चाहिए एक वस्तु का एसपी। इसका यही मेन नियम है। अब देखो कैसे करते हैं। 72,000 रुपया, 6 मोबाइल का मूल्य, 6 मोबाइल खरीदा था 72,000 रुपया में, तो एक मोबाइल कितना में खरीदेगा, भागा पड़ेगा। वैसा ही इधर 2 मोबाइल बेचा है 72,000 रुपया में, तो एक मोबाइल कितना में बेचेगा। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, देखो कैसे काटना है। ज़्यादा 72 खत्म हो गया, द्वितीय 6 खत्म हो गया। आप तिरछा तिरछे गुना करोगे दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3। मेरी बात समझ रहे हैं। ई हो गया सीपी, ई हो गया एसपी, तो ई हो गया कितना, लाभ हो गया दोस्तों 2 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर, आप जानवे करते होंगे, सूत्र मैं बता दिया था, लाभ बटा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। या तो जो बेसिक आदमी वो जब वो इसको पढ़ेगा तो कितना बच्चा गड़बड़ा गया हो या छोड़ दिया, अरे भाई 72,000 रुपया में खरीदा या 72,000 रुपया में बेच दिया, तो उसको लाभ क्या हुआ। नियम इसका कहता है, जब जब वस्तु की संख्या रहता है तो बराबर वस्तु का रेट होना चाहिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। इधर मैंने एक वस्तु का सीपी निकाला तो एक वस्तु का एसपी निकाला, एक वस्तु का सीपी निकाले 6 से भागा देने, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में सेम टू सेम कट जाता है। मैंने काट छाट किया, जो आंसर आया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ठीक है। बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 1700 रुपया थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि की गई, तो 2 वर्ष बाद वस्तु की कीमत क्या है। परसेंटेज के मतलब, वृद्धि के मतलब 100 में जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कीजिए। कितना था, 17,000 रुपया थी, 1700 थी, 5% वृद्धि हो गया था 105/100। फिर बोला 20% की वृद्धि हो गया, मतलब 120। जो काटता है उसको फट फट काट दो, 1 0 1 0 खत्म, 2 0 खत्म हो गया, 1 0 1 0 खत्म हो गया दोस्तों, 1 0 1 0 खत्म हो गया। अब इसमें दिमाग लड़ाने की बात ये है, दिमाग लड़ाने की बात ये है कि ये होता है कितना, 2 से काटो, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 1 पचे 75 थे, 2 6 का 12। प्यारे बच्चों, ये मैंने काट छाँट दिया। अब सब नो ऑप्शन मारते हैं, तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, यानी इसमें 5 है, ये भी 5 है, यानी ये भी 5, ये 5 से कटने वाला संख्या, ये 5 से कटने वाला संख्या, ये 5 से कटने वाला संख्या है। इसमें 5 कहीं भी है नहीं है, मेरा संख्या जो बच रहा है, कोई संख्या में 5 है नहीं है। जब कोई संख्या में 5 है ये नहीं है, तो न ये होगा ऑप्शन, न ये होगा ऑप्शन, न ये होगा ऑप्शन, जो बचा जो बी होगा। दिमाग लड़ाने की चीज़ है, मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं किया हूँ, समझने की चीज़ है। जब ये ऑप्शन में विभाज्यता का नियम तभी अप्लाई करते हैं जब वो संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए। ये सभी संख्या 5 से काटने वाला है, अब 5 इसमें अवे नहीं किया है, तो हम 5 से उसको कैसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 5 इसमें नहीं होने की वजह से हम विभाज्यता का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सब में सब यूनिट डिजिट 5 से था, 5 ये भी 5 से अप्लाई कर सकता है, इसमें 5 नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। जो संख्या बचा जो अपना
होगी आंसर। अगर गुना भी करके देखना है दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट से मिलाना है तो यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 सते 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कहीं भी कैलकुलेशन वाला हिसाब आ जाता है तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि यूनिट डिजिट अविभाज्यता का नियम अप्लाई करो। ये एलपी 2026 का क्वेश्चन लिया हूँ मैं। एक क्वेश्चन पढ़िए, कमलेश और प्रथमेश की आयु, कमलेश और प्रथमेश की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। ठीक है, अब से 2 वर्ष बाद कमलेश की आयु प्रथमेश की आयु से 3 गुना हो जाएगा, तो कमलेश की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्तों इसमें बनाने का सभी बना, लेकिन मेन कंसेप्ट मैं मेन जड़ बताता हूँ, आखिर इसका सेट होता है कैसे। देखो दोस्तों, यहाँ पर ही वर्तमान निश्चित संख्या जो 52 वर्ष है, जो वर्तमान आयु है, तो रेशियो भी आपको वर्तमान में बदलना पड़ेगा। अगर रेशियो को आप वर्तमान में नहीं बदल रहे हैं तो आप जिसको जोड़ रहा हूँ, जैसे मैं लिखला के बाद मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है जी, फिर आप समझिएगा। कमलेश और प्रथ क्या है, कमलेश की आयु प्रथमेश की आयु से कितना, अब से 2 वर्ष बाद, चलो 2 वर्ष बाद करा है, हाँ 2 वर्ष बाद है। वर्तमान से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बोल रहा है दोस्तों, 2 वर्ष बाद बोल रहा है। कमलेश और प्रथमेश, कमलेश और प्रथमेश की आयु 3 गुना हो जाता है, कमलेश की आयु 3 गुना हो जाता है। हाँ, यही मेन समझने वाला। अगर 3 1 4 बराबर हम 52 नहीं लिख सकते हैं। जब दोनों बराबर 52 नहीं लिखेंगे तो दोनों नो डिजिकल टू है। बोलो कैसे, ये 52 है जब वर्तमान आयु का योग है, इसको जोड़िएगा तो ये 2 वर्ष बाद वाला अनुपात है ना, तो दोनों में से किसी को आपको एक समान रेशियो में बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब है, ये अगर वर्तमान है तो इसको भी आपको वर्तमान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको आप वर्तमान में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर उसी को आपको 2 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है दोनों आप जो बराबर कर रहे हैं दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आप रेशियो की तुलना वर्तमान से कर रहे हैं तो निश्चित राशि भी वर्तमान में होना चाहिए। अगर रेशियो की तुलना 2 वर्ष बाद कर रहे हैं तो इसको भी आपको 2 वर्ष बाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन क्या करते हैं, तो फिर बोल रहा है अपन इसी को 2 वर्ष बढ़ा देते हैं दोस्तों, इसी को अपन 2 वर्ष बढ़ा देते हैं क्योंकि ये वर्तमान से 2 वर्ष ज़्यादा है, 2 वर्ष बाद है, वर्तमान से 2 वर्ष बाद है दोस्तों। तो इसी को अपन 2 वर्ष बढ़ा देते हैं, तो 2 वर्ष इसको हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो 52 2 बरस ये बढ़ेगा और 2 बरस वो भी बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 3 और 1 4 यूनिट का मान हो जाएगा 52 और 4 56। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 4 56 हो गया 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान अब बोल रहा है कमलेश की वर्तमान आयु, तो कमलेश की वर्तमान आयु यहाँ पर ही रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही रखिएगा 42 बरस हो गया। ठीक है, तो 42 बरस जो हो गया दोस्तों, ये है 2 वर्ष बाद ना। अब मेरा बोल रहा है वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष पीछे जाइए तो 42 में से 2 घटाइएगा तब 40 आ जाएगा। तो वर्तमान आयु हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा 42 में से 2 घटाइएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें यही समझना पड़ता है और इसमें कुछ रहता नहीं है। जिस रेशियो को आप जोड़ रहे हैं वो रेशियो देखना पड़ता है कि रेशियो 2 वर्ष बाद का है
कि 2 वर्ष पहले का है। अब ये हम रेशियो को जोड़ रहे हैं जो वर्तमान से 2 वर्ष बाद है, तो ये उम्र है वर्तमान, तो अपन इसको तुलना नहीं ना कर सकते हैं, फिर इसको भी 2 वर्ष बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष बाद ये भी हो गया, 2 वर्ष बाद ये भी हो गया, 2 बरस ये भी बढ़ गया, 2 बरस ये भी हो गया, तो 2 और 2 4 बरस और बढ़ गया, तो रेशियो में इतना हो गया। बिंदु बी पर समकोण है, ठीक है। बी डी ए सी पर खींचा गया शीर्ष लंब है। यदि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो थियरी है, एक बार नहीं, रेलवे में नहीं हो तो नहीं हो, कौन ऐसा किस वर्ष कौन ऐसा एग्जाम है दोस्तों जी ये थ्योरी नहीं पूछा जाता है। इसीलिए ये थ्योरी मैं बता देता हूँ टोटल के टोटल, इसको आप कंठस्थ याद कर लेना। उसका मैं तरीका भी बता दूंगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले समकोण वही कहता है जहां 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब होता है। समकोण के अर्थ ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने समकोण बनाया, समकोण का नामकरण दिया। समकोण के मतलब जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज अपन को बनाना, तो त्रिभुज बनाना है तो इसको तो बंद करना पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी डी ए सी पर लंब है, तो बी डी ए सी पर लंब है, तो ए हो गया ए, आई हो गया सी, ए बी सी हो गया। चलिए, उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, बी से, हाँ यहाँ हो गया दोस्तों, ई इंडिकेट कर रहा है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी बोल रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी हो गया 90 डिग्री। आई बी से हो गया डी। अब बी डी क्या बोल रहा है, समकोण है, तो ए डी बराबर दिया हुआ है ए वाला 5 सेंटीमीटर और कुछ दिया हुआ है, डीसी बराबर दिया हुआ है, डीसी बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या पूछ रहा है, बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। तो बीडी बराबर भाट होता है दोस्तों। इसका एक सर्वसम्मका होता है थ्योरी, जब मैंने टोटल के टोटल बता देता हूँ, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो एक आधार होता है, दूसरे शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब वही होता है जो एक दूसरे पर लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। अगर मान लिया जाए इसको, अगर रेड वाला को बंद कर देते हैं तो त्रिभुज की ऊंचाई ये हो गया, अब आधार ये हो गया। अगर आप इस पर जिस पर टिका हुआ है ना, तो ये आधार नीचे हुआ, आधार के मतलब हुआ ना, आधार उसको बोलता है जो पृथ्वी के समांतर रेखा खींचा जाता है, पृथ्वी के समांतर। तो ये हो गया पृथ्वी के समांतर हो गया, और जो खड़ा रहता है उसको लंब बोलता है, और खड़े वाले को ऊंचाई बोला जाता है। तो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, समझे। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आई वो ई ऊंचाई का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तो पहला त्रिभुज हो गया ए डी गुने बी सी, और इसका ऊंचाई हो गया दोस्तों ए सी गुने बी डी हो गया, बी डी हो गया पहला शर्त। दूसरा इसी का होता है, दूसरा इसी का होता है, क्योंकि ई लंब हुआ तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई हो गया, ए आधार हो गया। जब इसको ही जब लंब माने तो ये हो गया आधार हो गया, ये हो ऊंचाई। लंब रेखा जिस पर आके खड़ा होता है उसी को आधार माना जाता है। तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ठीक है। दूसरा समझने योग्य बात ये है दोस्तों, एक होता है ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए बी के बगले में कौन हो गया, ए डी गुने ए सी।
AC AC बार बार चलेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर हो गया BC बराबर BC स्क्वायर बराबर होता है एक बगले में कौन हो गया CD गुने AC के, हाँ CD गुने AC हो गया। चौथा शर्त होता है इसका, चौथा शर्त होता है BD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुने DC। ये चार सर्वसम का होता है दोस्तों, ये चार एकदम हूबहू। यहाँ खाली डाटा खाली नेम चेंज रहता है। यहाँ ABC हुआ ना तो कभी कभी PQR पर भी आता है, तो PQR पर आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे। देखो मैंने ये बोल रहा, इसको याद करने के तरीका बताता हूँ। ये वाला थोड़ा समझ में ना, इसका हम सोल्व करके बताता हूँ सीध करके कैसे लाया जाए। ये होता है दोस्तों, ये समरूपता का नियम अप्लाई इसमें हुआ है। AB बराबर याद कीजिएगा ना, तो AB के बगले में कौन हुआ AD गुने AC। AC दो बार आता है, देखो AC दो बार आता है, AC दो बार। फिर अगर इसको लीजिएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर के बगल में CD है, CD गुने AC हुआ, तो CD गुने AC हो गया। फिर ओकर बाद बोल रहा है BD स्क्वायर बराबर होता है तोड़ तोड़ के AD गुने DC, तो AD गुने DC हो गया। फिर एक बार मैंने बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कर दिया, बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया आधार। और फिर दूसरी बार एक ही त्रिभुज में ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया आधार। ठीक है, जैसे पहले मेरे को हिसाब हल करने दीजिए, तो ये वाला मैं सीध करके बता दूंगा, ये वाला सीध करके हल करके बता दूंगा कि कैसे ला। बाकी ये आपको कंठा से याद करना पड़ेगा, ये LP 2026 में पूछा हुआ है। चलो, तो मेरे को क्या बोल रहा है दोस्तों, BD बराबर, तो BD बराबर पूछ रहा, तो BD बराबर सूत्र देखते हैं। तो BD बराबर सूत्र क्या होता है, तो BD बराबर सूत्र मेरा होता है, BD बराबर सूत्र होता है AD गुने BC। तो AD हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, तो BD बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर C हो गया। यही मैंने सर्वसम का यूज किया, AD गुने DC, जो मेरा दिया हुआ था उसको मैंने ये सब छोटी छोटी बातों आपको याद करना पड़ा। ये सर्वसम का तो एकदम कंठा से याद कर लीजिए, ठीक ना सर। कंठा से याद नहीं कीजिएगा तो काम आपका नहीं बनेगा। सर्वसमका में कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर देगा, और फार्मूला डायरेक्ट लिख देगा, आपको उसको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो गया ना, ऑप्शन नंबर C हो गया। चलो दोस्तों, अब अपन इसको एगो ई वाला बता देता हूँ, बाकी सब समरूपता के त्रिभुज में लगा है। देखो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AB, ठीक हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर दूसरे इसी त्रिभुज में दो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, फिर एक बार ऊंचाई E हो गया, ऊंचाई कौन हो गया 1/2 और इसका आधार हो गया AC और BD हो गया शीर्ष लंब। अब देखो ये कट गया, यानी कहने का मतलब है एक ही त्रिभुज में दो क्षेत्रफल अलग अलग नहीं होता। मैंने दोनों क्षेत्रफल बराबर कर दिया, तब यही चीज ना लिखा हूँ। अब काट के आया तो यही ना लिखा हूँ AB गुने BC। देखिए AB गुने BC और लिखा हुआ है AC गुने BD, यही सर समीकरण आया काट के। तो इस तरह के इसको याद किया जाता है।
शीर्ष लंब के अर्थ होता है कि जिस पर डाल खड़ा रहता है, इसमें अगर आप इस पर ऐसे खड़ा रखिएगा दोस्तों, तो खड़ा यहाँ 90 डिग्री बन गया, ई हो गया आधार हो गया, ई हो गया शीर्ष लंब हो गया। अगर इस पर अगर ऐसे डालिएगा तो ई हो गया आधार हो गया, ई हो गया लंब हो गया। जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, ऊर्ध्वाधर के मतलब एक घर में पिलर के उदाहरण होता है, पिलर को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, उसका पेंदी में नीचे 90 डिग्री कोण बनता है, उसी को समकोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा मैथ है इसमें, बहुत धीरे धीरे अपना चलते रहेगा। आज के सेशन यहीं तक रहता है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड रहेगा, टाइम एंड वर्क।